आदाब नाज़रीन, सियासी जंग में आज हम एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जिला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से थोड़ी ही दूर वाक़ है बाराबंकी, वहां पर मौजूद है। यह जो सियासी जंग है, इसको उस जंग से मत लीजिएगा जो हम दुश्मनों के खिलाफ खेलते हैं। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। यह जंग जमहूरियत के लिए जंग है, यह जंग जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जंग है। यह वो जमहूरियत है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क में अब जाके आप देख रहे हैं जमहूरियत कहीं नजर आ रही है, लेकिन हिंदुस्तान वो एक ऐसा मुल्क है जहां पर जितने भी बदलाव हुए हैं वो वोट की ताकत से हुए हैं, और यही इस मुल्क की खूबी है, यही इस मुल्क की जमहूरियत की खूबी है कि हम सब इंतखाबात में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, हम उसको बढ़ा चढ़ाकर जंग कह देते हैं, लेकिन यह मशवरों का दौर होता है जिसमें सब अपने अपने वादों, अपने इरादों के साथ सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद जो जीतता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इस मुल्क का वजीर आजम किसी एक पार्टी का वजीर आजम नहीं होता, बल्कि वो पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है। तो इस लिहाज से इस मुल्क को सलाम, इस मुल्क की मिट्टी को सलाम, और इस मुल्क के उन वोटरों को सलाम जिनसे हम बार बार कहते हैं कि बटन दबाओ, देश बनाओ। तो आज सियासी जंग में हम देखते हैं कि हमारे दरमियान कौन कौन लोग मौजूद हैं। बहुत ही अहम शख्सियत यहां पर मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। बाराबंकी जिले में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं हुआ, यहां की पूरी जो आप देखेंगे, यहां का पूरा लायामल, सियासी लायामल क्या है, उस पर गौर करेंगे। आइए मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है किसान नेता हैं रामकिशोर पटेल साहब, आपका हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई साहब, बाराबंकी एक खेती के मामले में पूरे विश्व में जाना जाने वाला जिला है। यह पहले कभी अफीम की खेती में जाना जाता था। आज पूरे विश्व के लोग यहाँ खेती देखने आते हैं, खेती की तकनीक देखने आते हैं। हम आपसे बात करेंगे खेती में कहां इस वक्त ये जिला पहुंचा है, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि खेती को लेकर किसानों में बहुत मायूसी यहां पर मौजूद है, क्योंकि गन्ने की जो मिलें थी वो बंद हो चुकी हैं, उनको दोबारा शुरू कराने में जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप तालियां बजा के इनका स्वागत कीजिए। हमारे दरमियान मौजूद हैं बीजेपी से जनाब हरगोविंद सिंह जी साहब, हम इनका खैर मकदम करते हैं। आपका भी स्वागत है। जनमत की तैयारी है, फिर मोदी की बारी है। ठीक, फिर मोदी की बारी है। एमएलसी भी रह चुके हैं और किसानों के वो आप बताएंगे, एमएलसी रहे लेकिन किस पार्टी से रहे वो अब मैं आपके दरमियान आऊंगा, बताएंगे। लेकिन किसानों के दर्द को लेकर बात करते हैं। यहां से जो सांसद यानी कि मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका रावत थी, लेकिन ना जाने क्यों उनको बदल दिया गया, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उनकी जगह भूपेंद्र रावत साहब आ गए। तरुण पुनिया साहब नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे हैं इस इलाके से। बहुत ही मजबूत एक रहनुमा है कांग्रेस में पीएल बुनिया साहब, उनके बेटे हैं ये, और पिछली बार इन्हीं के वालिद को प्रियंका रावत ने हराया था। अब देखना यह है कि वो बदला ले पाएंगे कि नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका देवा माँ देवा की पावन धरती पर। और जहां तक बदले की बात है, बदले की भावना से चुनाव नहीं हो रहा है, यह चुनाव जनता के लिए हो रहा है, और इस बार जीत पूरी कांग्रेस की होगी। एक और बात, जो भूपेंद्र रावत साहब खड़े हैं, उन्होंने जयपुर में आपको हराया था, बदला लेंगे कि नहीं? बदले, मैंने कहा ना, बदले की बात है ही नहीं। ये जनता के लिए चुनाव है, आम आदमी के लिए चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, और उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। देश को बचाने का चुनाव है, वाकई हर चुनाव जो है देश को बचाने का ही होता है। गठबंधन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये गठबंधन आप समझ लीजिए कि ये अजीम इत्तेहाद है, ये दोनों एक साथ हैं। इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये जो है समाजवादी पार्टी के हैं और ये है बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से कुंवर जामई साहब हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं, इसका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये गंगा जमनी तहजीब का जिला है बाराबंकी, इसमें सभी का खैर मकदम है। और डॉक्टर कुलदीप सिंह साहब समाजवादी पार्टी से हैं, और हम इनका भी स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। 2019 में महागठबंधन से महापरिवर्तन की ओर हम लोग एक देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। और ये तो बड़ी खूब बात यह है कि जो कांग्रेस से पटना से लड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा,
वो भी अखिलेश जी को कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर ही बात करेंगे। जी, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजीव गुप्ता साहब, हम इनका भी स्वागत करते हैं। राजीव जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ हमारे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई सभी आए हैं, स्वागत है। ये आप बाराबंकी में ऐसी जगह पर आप आए हैं, यहाँ पे महादेवा भी है, देवा भी है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कही जाती है। यहाँ सभी का स्वागत है। चलिए, वाकई हिंदू मुसलमान एकता तो बहुत अच्छी चीज है, और जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। न्यूज 18 उर्दू को भी यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। राजीव जी, आपको क्या लगता है कि इस इलाके की जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलात हैं, वो क्या है जिनकी तरफ ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं और तर्जुमान हैं, ये उनको उनके बारे में सोचना चाहिए, जिनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है? थोड़ा सा मुख्तसर बताएं। इस इलाके की समस्या ये है कि व्यापारियों की, किसानों की। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि किसानों, जब तक किसानों का पैसा नहीं आएगा तब तक व्यापारी पे बिक्री नहीं होगी और व्यापारी खुश नहीं होगा। यहाँ तो हालत यह है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट घराने वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और देश के जो मंझोले और छोटे व्यापारी हैं उनको कोई ना सुविधा दी जा रही, ना कुछ किया जा रहा है। आज हालात यह है कि जिन्होंने अपनी लोन लिए थे, व्यापारी की हालत यह है कि पूरी बाजार खाली पड़ी है। आप किस पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ देश की बात कर रहा हूं कि सत्ता से मैं मांग कर रहा हूं कि जो भी सरकार आए उसको ये ध्यान देना चाहिए किसानों पे, व्यापारियों पे, क्योंकि मुख्य जो धारा यह है देश के विकास की व्यापारी है और किसान है। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, वही बात जो मैंने शुरुआत की थी, देखिए वो भी राजीव गुप्ता साहब भी वही कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि 2014 में जो इतनी अच्छी तरह जीती थी, उनको हटा क्यों दिया गया? क्या वो मतलब चौकीदार नहीं रही? क्या मतलब उनके साथ क्या मसला आ गया? ये पार्टी का इंटरनल मामला है। हम किसको कहां पर कैसे एडजस्ट करते हैं, किसका उपयोग पार्टी अच्छे तरीके से कहां कर सकती है, ये पार्टी का विषय है। हो सकता है कि हमारी पूर्व की जो सांसद रही हैं, हम उन्हें पार्टी संगठन में कहीं अच्छा समायोजन उनका कर सकें और उनसे ज्यादा लाभ ले सकें, इसलिए हमने उनको प्रत्याशी के रूप में हटाया है, नया प्रत्याशी देने का काम किया है। कहीं देखिए आएंगे, मैं आप तक आऊंगा। प्रियंका जी के कार्यकाल में ये नेशनल हाईवे बना, लोग एक पुल की बात करते हैं, आपका बहराइच पर क्रॉसिंग पर बना पुल, रुदौल क्या नाम है, आगे चल के रामनगर में पुल बने, क्या नाम है, कल्याणी नदी पर पुल बनाया गया, इन सब जगहों और ये चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी, जिनसे आवागमन बढ़ा, तेजी से विकास के रास्ते खुल रहे हैं। सरकार के किए हुए सारे काम सांसद के काम होते हैं, कहीं सांसद और सरकार में ऐसा नहीं तालमेल नहीं है। जो काम सरकार कर रही है वो सांसद का काम माना जाना चाहिए। नहीं, देखिए हरगोविंद सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए यहां पर भाजपा 2 बार जीती। 1998 में अटल जी की लहर थी, 2014 में मोदी लहर थी, तो ऐसा तो नहीं है कि, और ये बाराबंकी जो है कभी किसी को रिपीट करने की आदत नहीं है, अगर पार्टी ना बदल ले तब तक। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसलिए जो है यहां पर आपने नुमाइंदा बदल दिया? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। मैंने आपसे कहा कि पार्टी जिस कैंडिडेट को, जिस कार्यकर्ता को जहां चाहती है उसका बेहतर उपयोग कहां हो सकता है, उसके हिसाब से काम लेती है। अगर पार्टी को ये लगेगा कि नहीं, ये सांसद के रूप से अच्छा काम संगठन के लिए कर सकती है, तो हो सकता है हमको संगठन में ले जाने के लिए हमने प्रत्याशी के रूप में। और वो इस पर बहुत खुश है कि उनको टिकट नहीं मिला। खुश होना अलग बात है, खुश होना अलग बात है। हो सकता है कि वो खुश ना हो, लेकिन जब उनको पार्टी में जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो खुश होंगी। आज सुनील बंसल जी क्या पार्टी का संगठन का काम देकर खुश नहीं है? क्या अमित शाह जी सांसद बनने से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या वो खुश नहीं है? पूरे देश को चला रहे हैं, जाने कितने 545 सांसदों को वो देख रहे हैं। पार्टी का काम बड़ा होता है, हो सकता है उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, वो तब उससे ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलिए, बहुत आएंगे, आप तक आएंगे। आप लोग इंतजार कीजिए, मैं आप तक आऊंगा और आपकी हर बात सुनूंगा। पहले मैं इनको निपटा दूं, फिर आपको निपटा दूंगा। अच्छा, तेरे वादे पर कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। समाजवादी पार्टी 4 बार यहां से मेंबर पार्लियामेंट दे चुकी है और बीएसपी 1 बार, तो कुल मिला के आप लोग 5 बार यहां से सांसद दे चुके हैं। तो कुछ ऐसी कमी रह गई वादों में जो अब करने हैं? बाराबंकी जनपद में
जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं वो, और जितना विकास का काम किया है, जनता की विकास का काम किया है, ना कि खुद के विकास का काम किया है। बाकी समयों में जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे यहां पर सांसद, तो उन्होंने अपना विकास किया है। आप चैनल उठा करके देख लीजिए, आप चैनल उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको जो पुराने सांसद हैं उनके बारे में और जो अभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद थी उनके बारे में वो आपको पता चल जाएगा। मौजूदा लेकिन ट्रॉमा सेंटर अभी तक शुरू नहीं किया गया है। ट्रॉमा सेंटर शुरू क्यों नहीं किया गया, इस पर भी बात करेंगे। कुंवर जामी साहब, मौजूदा सांसद की तो निधि ही 15-16 करोड़ अभी विकास कार्यों के लिए पड़ी हुई है। जनता ने सांसद जी को जनता का काम करने के लिए चुन के भेजा था और 16 करोड़ रुपए अभी पड़ी हुई है। ट्रॉमा सेंटर की बात है तो ट्रॉमा सेंटर तो छोड़ दीजिए, अस्पतालों में दवाएं तक के नहीं है, लैब टेक्नीशियन तक के नहीं है, अस्पताल के बुरे हालात हैं, समझे? आप बोलिए। तो हालात बहुत खराब है। चलिए पुनिया साहब, आप लोग इंतजार कीजिए, मैं बस इसके बाद आपके पास ही आऊंगा, सबको बोलने का मौका मिलेगा। देखिए बॉस देखिए, खून पसीना बहा रहा हूं, पसीने की रोटी खा रहा हूं, ठीक है? खून पसीने की मिलेगी तभी तो खाएंगे, पसीने में काम कर रहा हूं, बॉस याद रखिएगा। अच्छा सर, पुनिया साहब, आप तो बहुत जवान हैं, इन सबके बीच में मुझे और आपके अंदर बहुत तवानाई है, एनर्जी है, ऊर्जा है, और आपको तकलीफ तो होती होगी जब शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ में जाकर कहते होंगे कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी के कहने से कुछ होता नहीं है। आपकी पार्टी के हैं? नहीं, उनके कहने से आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके कहने से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो वो पहले भाजपा में भी थे, उधर भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बना दिए होते उन्होंने, ठीक है? लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी के कहने से अगर उनकी बात मान ली जाती तो किस किस को प्रधानमंत्री बना देते। आज उनकी पत्नी जो है दूसरे में है, अब वो कल कह दें कि हमारी पत्नी को प्रधानमंत्री बना दो तो प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन जाएंगी, ठीक है? तो आपको अपनी लीडरशिप से ये शिकायत नहीं रहती कि कैसे कैसे लोगों को टिकट दे देते हैं? अब उनसे गलती हो गई, उन्होंने बोल दिया, अभी भी गलती सुधार सकते हैं? नहीं, सुधार तो सकते हैं, अब ये पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है, जैसे उनको पकड़ा जाएगा वैसे। चलिए हरगोविंद सिंह जी, मैं इस प्रोग्राम से पहले जब मैं इस प्रोग्राम से पहले आप लोगों के साथ बैठा हुआ था तो आप सुनिए, मैं आपको बता दूं, इस माइक में आप लोग की आवाज नहीं जाएगी। इस माइक में जब तक आप इसके आगे नहीं बोलेंगे आवाज जाएगी नहीं। तो आपकी आवाज जो है आप एक दूसरे को सुना सकते हैं, वो कल भी सुना लीजिएगा, परसों भी, और चुनाव से पहले 2 दिन पहले तक तो आप सुना ही सकते हैं, ठीक है? चलिए सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि इस इलाके की वो समस्याएं कौन सी हैं जिन पर और गौर करना चाहिए? यहाँ पर विकास के काम बहुत तेजी से होने चाहिए। जिस तरह से राजधानी के बगल का जिला है उस तरह से विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें रही हैं। लगभग 15 साल तक इन लोगों ने लगातार शासन किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार आई है, विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम आपको और बदलाव देखने को मिलेगा। आपको नहीं लगता? देखिए, लखनऊ से बाराबंकी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। जो लखनऊ की तरक्की आपको दिखाई देती है, मतलब बाराबंकी जहां से शुरू होता है, वो शहरीकरण तो यहां पर देखिए जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, जमीन माफिया बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, लोग किसानी छोड़ने को तैयार हैं कि किसानी में वो आमदनी उस तरीके से रही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये बाराबंकी जो है, दिल्ली में जिस तरह नोएडा या गुड़गांव, फरीदाबाद, लोनी, ये जो आपका राज एक्सटेंशन वगैरह, इस तरह के जो इलाके डेवलप हुए हैं, उस तरीके से बाराबंकी को बहुत खूबसूरती के साथ डेवलप किया जा सकता है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और 1990 तक गाजियाबाद का विकास भी इसी तरीके से था जिस तरीके से लखनऊ के बगल में बाराबंकी। लेकिन जब उसका विस्तार हुआ एनसीआर का, 90 के बाद से गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाके का विकास हुआ। उसी तरीके से लखनऊ जब बड़ा हो रहा है
आज बड़े नए आयाम ले रहा है। तो अब आप बताइए इस इलाके की समस्याएं जो आप चाहते हैं कि इनमें से, इनकी पार्टी में से कोई जो जीत कर आए वो पूरा करे, और आपको लगता है कर लेगा? देखिए, अगर अज़्म हो तो आदमी कर सकता है, और अगर सिर्फ दिखावा हो तो नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है किसानों की समस्याओं को देखना, और जो मजदूर हैं, किसान हैं और बेरोजगार नौजवान हैं, उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया जा रहा है, और पिछले 5 सालों में तो बिल्कुल नहीं दिया गया है। इसलिए मेरी मुअद्दबाना दरखास्त सारे लोगों से है कि जो भी जीतता है उसको बेरोजगारी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नौजवान बहुत बेरोजगार है, और इसीलिए पूरा मुल्क का ताना बाना, पूरा शिराजा बिखरने की कगार में है। चलिए, मुझसे कहा जा रहा है कि ब्रेक लेना है, मुझसे कहा जा रहा है कि मुझे यहाँ ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। हमारी सियासी जंग जारी है, और जिस तरह फरूख साहब ने भी कहा, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। अगर वोट देंगे आप और अपना अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे, तभी आपके काम होंगे। और सवाल जरूर कीजिएगा, सिर्फ पार्टी वालों के खिलाफ वालों से नहीं, अपनी पार्टी वालों से भी कीजिएगा। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, और आवाम को याद करने का जो बहाना है वो इंतखाबात होते हैं, चुनाव होते हैं। हमारे बीच में एक शायर बैठे हुए हैं, आइए मैं आपको उन तक लेकर चलता हूं। शुक्ला साहब, क्या नाम है आपका? जी, विनय शुक्ला। विनय शुक्ला साहब, कुछ यहाँ की सियासत पर भी आपने कुछ शेर व शायरी की है? सर, आपने जो डाइज लगाया है उसी पे मुझे कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि ये तस्वीर मेरी जो मेरे लिहाज से है, वो देश में चुनावी हालात को देखते हुए न समझी जाए। आपने उधर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बगल में जो है, उसके बगल किसान नेता को बैठा है। इसके मतलब देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, ये आपको लग रहा है देश का किसान बीजेपी के साथ है? ठीक है। और पुनिया जी के बगल में जो है आपने गठबंधन को खड़ा किया। इसके मतलब चुनाव के बाद क्या होने वाला, गठबंधन के कांग्रेस के साथ जाने वाला है। और जो जनता की बात करने वाला है वो बिल्कुल दूर खड़ा है। जी जी, बिल्कुल हमेशा दूर हो जाएगा। और आपने चुनावी सरगर्मी में धूप में बैठा दिया। ये जो चुनावी जो पसीना जो प्रत्याशी हमारे जो छोड़ रहे हैं, मुझे एक बात आई, पुनिया जी ने एक बात कही थी अभी कि ये देश को बचाने का चुनाव है। मेरे हिसाब से देश को बचाइए, लेकिन देश खतरे में होगा। आम चुनाव है, जनता का चुनाव है, तो देश के बचाने के साथ साथ देश को चलाने और देश को संवारने का भी चुनाव हो सकता है। और हर चुनाव ऐसा हो सकता है। एक हरगोविंद सिंह जी, पंक्तियां। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जो है तमाम तरह के बयान मैं बता रहा हूं देश की बयानबाजियां जो हो रही है। बात करते हैं, बताइए। किसान को बीजेपी सरकार ने 5 किलो यूरिया कम कर दी उसकी बोरी से। कौन पूछ रहा है इसमें? 5 किलो बोरी से और 1400 रुपए बोरी कर दी। ये किसान की हितैषी है, इसीलिए हितैषी है। ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से ये जानना चाहता हूँ कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी सभासद हूँ, आजाद उम्मीदवार सभासद हूँ। मैं मोदी नाना से ये जानना चाहता हूँ, जब नोटबंदी की तो उससे देश को क्या लाभ हुआ, और जितने लोग मरे उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब क्योंकि साहित्यकार को कभी को 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट चले आज एक शायर ने एक शायर को नहीं बोलने दिया, मुझ पर यह इल्जाम लगेगा। जी, आप बेरोजगार हैं। जी, ये भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, जो 5 साल में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, एक के बदले 10 सर आएंगे। क्या 15 लाख रुपए आए? एक के बदले 10 सर आए। आज अगर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया होता तो सेना के नाम पर वोट ना मांग रहे होते। चले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शुक्ला जी आऊंगा। शुक्ला जी, आपको ये दोनों साफ नजर आ गए?
ये साथ क्यों नहीं नजर आए? ये भी साथ ही खड़े हैं। और ऐसा आता हूं ऐसा लोग कहते हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों के लिए जो है आपस में लड़ती है, छोटी पार्टियां तो बेचारी अलग पड़ जाती हैं। मैं जरा इधर जाऊंगा क्योंकि इन लोगों की आवाजें नहीं सुनी गई काफी देर से। यहाँ पर हमारे बीच में एक नारी शक्ति है जी। 5 साल की सरकार में चौकीदार को चोर बताते हो, इतने सालों की राजनीति में अपने घोटालों का राज क्यों नहीं बताते हो? और हमारी सरकार ने नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमें बिजली दिया, हमें दवा दी, हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिया, सुकन्या समृद्धि योजना दी, आयुष्मान योजना दी। हमारा चौकीदार देशभक्त है, चोर तो ये लोग हैं। 2G, 3G, 4G घोटाला, सपा बसपा, चोरों का गठबंधन, महामिलावटी गठबंधन, यही है जी। चुप कराइए। पुनिया साहब, ये यहाँ पर ये लोग सियासी तौर पर बुरी तरह बटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो इलाका है ये बहुत मेलजोल वाला इलाका है। ये सिर्फ चुनाव तक ही रहने वाला है या आगे भी बढ़ेगा? नहीं, मेलजोल वाला इलाका है। सब भाई बहन हैं और सब आपस में मेलजोल करके रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि बाद में जाकर लड़ाई झगड़ा होने लग जाए। नहीं, लेकिन जो समस्या है, देखिए मुझे वहां बीच में लोगों ने बार बार एक बात कही कि जब शाम हो जाती है 8 बजे के बाद यहां से लखनऊ जाने के लिए जो है कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ इस तरह की, देखिए यहां से बाराबंकी से लखनऊ ट्रेन्स वगैरह कुछ छोटी आप कर सकते हैं, कुछ मेट्रो फैसिलिटी, कुछ इस तरह की बातें हो सकती कि नहीं? ये आप लोगों के उसमें घोषणा पत्र में है या ऐसी चीजें कि नहीं? मेमो ट्रेन शुरू करवाई गई थी बाराबंकी से जाने के लिए, MST बंटवाए गए थे। जब 2009 से लेकर 2014 के बीच में जब माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी यहाँ लोकसभा सांसद थे, तब मेमो ट्रेन भी शुरू करवाई। रेलवे स्टेशन का आदर्श रेलवे स्टेशन बनवाया गया, सौंदर्यीकरण हुआ। उसके अलावा MST बांटी गई है सब लोगों को, सारे जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी लोगों को जॉब करने जाना होता था, तो ये सब सुविधाएं करी गई। पिछले 5 साल में क्या हुआ ये आप मुझे जवाब दीजिए। और इस कार्यकाल में भी देवा से चिन्हट जाने वाली जो बस थी वो भी अब बंद करवा दी गई थी बीच में। हरगोविंद सिंह जी, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर आपका जवाब जरूरी है। देखिए, जो आम समस्याएं की जब हम बात करते हैं, जो लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें, दुख हैं, उन पर बात न करके फिर उस तरह की बातें की जाने लगती है जो जज्बाती नौयत की होती हैं और उनसे वोट घसीटने की कोशिश होती है। एक छोटी सी बस सेवा जो हमारे ख्याल से एक मामूली सभासद या MLA वगैरह भी चलवा सकते हैं, उसके लिए लोग शिकायतें करें कि 8 बजे के बाद कुछ सिस्टम ही नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल से मैं मानता हूं कि ये पूरा जितना भी सियासी रहनुमाइयां कर रहे हैं लोग, वही नाकाम हो जाते हैं। जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, मैं इन आरोपों से सहमत नहीं हूं। 10 बजे रात तक पॉलिटेक्निक से लेकर बाराबंकी तक की लगातार बस की सेवाएं रहती हैं, सवेरे से लेकर 10 बजे रात तक। 10 बजे रात में मैंने कई बार सवारियों को वहां पर खुद बिठाया है। 10 बजे रात तक ये सुविधा रहती है। 10 बजे रात के बाद जो लंबी दूरी की बसें हैं वो बाहर से निकल जाती हैं। हमारा एक नया बस अड्डा बन रहा है जिसका उद्घाटन होना, चुनाव के बाद शायद उसका उद्घाटन हो जाएगा, और उसके बाद हमारी सुविधाएं पूरी तरीके से, जो बाहर जाने वाली बसें हैं जो बाहर से निकल जाती हैं वो भी बाराबंकी होकर जाने लगेंगी, पूरी स्थिति सुधर जाएगी। एक यूरिया की बात कही उन्होंने, भाई साहब ने, कि 5 किलो जो है यूरिया कम कर दी गई। ये देखिए, पहले किसान बहुत आसानी से खेती कर लेता था और आपने पहले तो उसको यूरिया की तरफ मोड़ा, जब वो खुद ही खेत फिर लेता था तो उसको बहुत सहूलत हो जाती थी। अब जो है, अब वो वापस किस तरह, अब वो खेती के लिए ज्यादातर किसानों की जो खुदकुशियां और इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि वो खाद वगैरह खरीदने के लिए और दूसरी चीजों के लिए बोझ में दब जाता है कर्ज के। तो इसको दूर करने के लिए क्या है? हमने अभी किसान सम्मान निधि जारी की। छोटे और लघु किसानों के लिए पहले योजना थी, लेकिन अब उस योजना का विस्तारीकरण करके ऐसा कर दिया गया कि हिंदुस्तान का जितना किसान है सबको हम 6,000 रुपए
वार्षिक देने का काम करेंगे। जहां तक यूरिया की बात है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, काला बाजारी होती थी, डुप्लीकेट यूरिया मिलती थी। यूरिया का नीम लेपन करा के मोदी जी ने यूरिया की गुणवत्ता बढ़ाने का काम किया है। हमने 5 किलो यूरिया के बैग में कम किया है और 10 किलो यूरिया के दाम घटाए हैं। पहले यूरिया 320 रुपए का बैग मिलता था, अब बैग 266 रुपए का मिलता है। हमने उसको इसलिए ऐसा किया है, 5 किलो यूरिया इसलिए कम की है क्योंकि हमारे प्रदेश के किसानों की एक आदत बन गई थी कि हम तोल कर नहीं बल्कि कट्टे के हिसाब से, बोरी के हिसाब से खेतों में यूरिया डालते थे। जब हमारी गुणवत्ता बढ़ गई नीम लेपन के कारण, हमारी उस यूरिया की गुणवत्ता बढ़ने के कारण जब 45 किलो में वही काम हो सकता है तो 50 किलो का किसान बोरा क्यों डाले। हमारे पास किसान नेता है जो ये बात कह रहे हैं यूरिया को लेकर, जो वहां से बात आई। आप किसान नेता होने के गरज से आपकी तरफ से बोलेंगे ना ये, तो आपको क्या लगता है जो कुछ उन्होंने कहा है गोविंद सिंह जी ने वो सही है? देखिए, यहाँ जो लोग हैं मौजूद हैं, सबका नमस्कार करते हुए, सबकी तरफ आप देखेंगे कि 2/3 आबादी यहाँ लगभग नौजवानों की है और इस जनपद में 3/4 आबादी, क्योंकि यहाँ शहर का बहुत छोटा क्षेत्रफल है, 3/4 आबादी गांवों में रहती है। गांवों को ये सभी जितनी पार्टियों के लोग खड़े हैं, खेती को इतना बर्बाद कर दिया। यहाँ का कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ जो इस जनपद के खेतों की समस्याएं ले जा करके वहां संसद में रखता, और ना तो वह संसद में बात चली कि आज जो नौकरियों या बेरोजगारी की बात की जा रही, वो गांव से लोग बेरोजगार हुए हैं, खेती छोड़ रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है और जिसका कारण है कि आज हम बाराबंकी जनपद में पहले 2-2 चीनी मिलें हुआ करती थी, आज दोनों चीनी मिलें पूर्ववर्ती सरकार प्रदेश की यहां बेच चुकी हैं और एक चीनी मिल जो शांत रही है, एक चीनी मिल जो यहां बुढ़वल थी उसके लिए नई चीनी मिल के लिए नई जमीन भी अधिग्रहित की गई थी जो सन 1978 में की गई थी। आज तक उस पर नई चीनी मिल नहीं बनाई गई। देखिए मिल की जो बात है, चाहे सूद की मिल रही हो या बुढ़वल की शुगर फैक्ट्री वगैरह रही हो, शुगर का किसान तो ऐसा परेशान हुआ उसने गन्ना ही बोना बंद कर दिया। अगर मेंथॉल नहीं आई होती तो उसका तो बड़ा नुकसान हो जाता। गन्ना किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार ने किया। पिछले पेराई सत्र में 112 लाख कुंटल पेराई की गई, 12 जून तक मिलें चली और 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। इस इलाके के किसानों की बात, यहाँ की चीनी मिलों को जो 21 चीनी मिलें सुश्री मायावती जी के जमाने में बेच ली गई थी, उनमें से मुंडरवा और पिपराइच की 2 चीनी मिलों को रिमॉडलिंग कराने के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी चलवाया है। हाँ, ये जो चीनी मिल की बात हो रही है, सवाल ले लीजिए। हाँ, सवाल मीनाई साहब कहते हैं एक सवाल इधर से फिर एक सवाल इधर से, लेकिन चुप रहना होगा। एक सवाल इधर से एक सवाल इधर से। ठीक है, तैयार है आप लोग? ठीक है, तैयार बैठिए। आप तो चल दिए एकदम से। मैं तैयार है। एक सवाल इधर से एक सवाल इधर से। ठीक है, वीर जी इधर आ जाओ, तुसी एक बारी इधर आओ, इधर आ जाओ। ओ महाराज इधर आओ ना, महाराज इधर आओ ना। थोड़े नाल गल करनी है, मैं थोड़े नाल ही गल करनी है, इधर आओ। हाँ जरूर। अरे बैठ जा, तू सरदार हो क्या? सरदार जी मैं थोड़े नाल गल करनी है। उठो यार, बैठ जाए साथ में। आओ जी। सर जी मैंने एक गल दसो, ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? करीब 30 साल तो 30 साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? जी। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ? नहीं कदे फील नहीं किया अपनी जगह पे।
तुसी अदर दी जड़ी जुबान है आवती बोल लेंदे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम का ये बताओ कि यहाँ की समस्या क्या है भैया? जौन 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 अपनी पार्टी का भैया वही का काम भैया? नहीं नहीं, सबका काम हो रहा है। तो वो उनका काहे नहीं हो रहा, वही तो पूछ रहे हैं हम। आदमी दूसरी पार्टी में है, हाँ, तो वो कुछ न कुछ गलतियां निकालता है, ये काम सब। चलिए अब एक सवाल हुआ का, एक सवाल हुआ का। रुको 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 रुको, हम आ रहे हैं, बीच में 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 आ रहे हैं, हम बीच में आ रहे हैं। देखो शो ना मचा भी हुआ, तुम्हारा सवाल होगा, ठीक है? अब तुम्हारे पास दोबारा आई बा, तब तक के लिए वेट करो हमरा, हम आई हुआ, ठीक है? हाँ भैया, को है? हाँ, तुम बोल चुके बेरोजगारी पर, है ना? है ना? दो बार बोलिए लोग कहीं पैसा ले लें, लोग हम पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं कि 2 बार पूछ ले इससे। अरे रह दो। हाँ पूछो, बताओ भाई साहब। मैं पूछना चाहता हूँ, 5 साल में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और बाराबंकी जनपद के जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इस बाराबंकी जनपद में पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने 5 साल में कितने लोगों को नौकरी दी। और यहाँ इंदिरा गांधी, जो इंदिरा नहर, उसके बाद यहाँ पर बाराबंकी जनपद में कौन सी नहर बनवाई इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने? और 70 साल के इतिहास में यहाँ पर जो ये पुल, इतने बड़े बड़े नेता हुए यहाँ पर, सांसद हुए, मगर जो ये देवा रोड का पुल है, ये केवल पीएल पुनिया जी ने बनवाया। इसके साथ किसी बन रहा है? जितने दिन वो रहे 5 साल से पहले भी, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, तो उनको कोई संसद नहीं कहता था। पीएल पुनिया जी को कहता था कि संसद आप हो। उन्होंने सारा विकास कराया, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मगर जो मतलब है, यहाँ पर कम से कम 90% आबादी ग्रामीण है। ग्रामीण में कितना इन्होंने काम किया? इन्होंने मनरेगा को बंद कर दिया। महंगाई इन्होंने केवल की, चाहे गैस के पर हो, चाहे पेट्रोल के पर हो, या डीजल के पर हो। चलो ठीक है, हो गए आपकी तकरीर, अब हुआ जी बा, अब हो गए। है मेरा एक सवाल है। आप पार्षद हैं? जी जी। आइए खड़े होइए। मेरा सवाल अभी रुकिए, सवाल तो जनता करेगी। इधर आइए, थोड़ा घूमिए। आइए, आप लेफ्ट में आइए हमरे। हाँ, ये पार्षद जी हैं, काम करते हैं कि नहीं? करते हैं। 4 बार से हूँ, फिर इनके पास सवाल क्यों है? सवाल की आवश्यकता पड़ गई है। हाँ, मेरा सवाल है श्री पुनिया जी से है। हाँ जी। श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, हाँ। आप पे कैंडिडेट है पटना से। वो तो हम शुरू में पूछ चुके भाई। मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो हम यहाँ पूछ उनकी चुके। पत्नी समाजवादी पार्टी वो से, तो हम पूछ चुके। वहाँ अपना चुनाव वो तो वही सवाल, दूसरा सवाल। समाजवादी करते हैं, वहाँ पार्टी धर्म निभाते हैं, यहाँ पत्नी का चुनाव बाद से कौन सा धर्म निभाएंगे? पुनिया जी अरे वो तो हम सब बता चुके हैं, वो तो पहले ही नहीं हुआ। अच्छा भाई, एक बात वहां से सवाल आ रहा है। वो कहें कि पीएल पुनिया जो है वो बहुत काम की ही है, रोड ब्रिज सब वही बनाए हैं। उस राम सागर जी जो है वो कुछ कहीं रहा है कि नहीं? ऐसा है भैया, हाँ कि राम सागर जी बहुत काम किहीन, हाँ, लेकिन आप हमका बोले के मौका नहीं दे रहे हो है। हम तो दोनों राष्ट्रीय पार्टी के पास जात हो, पूछा था, एक उनसे, हाँ। लेकिन जो यहाँ नगर पालिका बनवाइन, सुधार दिए ना। अब जो नगर पालिका में इतना काम करवाइन, जौन एलईडी लाइट लगवाइन, जौन ऑडिटोरियम बनवाइन, जौन अस्पताल जहां आपके पिताजी पैदा भे उनके 100 बेड करवाइन, उनका कोई पूछते नहीं है। कोई कहा था कि सेना की, कोई कहा था कि रुपया बंद कहे कि अरे भैया यहाँ स्कूल नहीं खुले, यहाँ जो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ बेरोजगार में लोग पकौड़ा तल रहे, उनका को पूछी। अच्छा, हमका पकौड़ा को खिलाइए अगर पकौड़ा तल रहे नौजवान? ठीक है, तो पकौड़ा आपके जिम्मे है। ठीक। अच्छा, एक चीज तो है, हमसे कोई बताए, इसका बैनी प्रसाद वर्मा यहाँ सड़क वड़कन का जाल तो बहुत बिछाइन है, वो काम की है। लेकिन उसके बाद आप लोग, हाँ, लेकिन वो पीछे बोल रहे हैं कि पुनिया साहब बहुत कुछ की है, तो पुनिया साहब ने किया तो ये तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए, काम बहुत सारे हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर का श्रेय जिसको लेना है ले, लेकिन आज भी आप राज्यसभा की रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ करके, गुलाम नबी आजाद जी के खिलाफ के साथ लड़ करके, और वो ट्रॉमा सेंटर पास करवाया गया था। वो ट्रॉमा सेंटर पास करवाया गया था, तभी यहाँ पे राशि आई, तभी यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना, लेकिन वो आज तक खुल नहीं पाया। मशीनें आज तक धूल खा रही हैं उसमें ऊपर वाले तल पर रख के।
अच्छा भैया देखो, हम तो आज चले जाएंगे, तुम लोग आपस में इतना खट्टाइश मत करो, हाँ, चुनाव तक बने रहो, हाँ, तो भैया, हाँ, अच्छा सर, ये देखिए बेरोजगारी और जिस तरह नोटबंदी, जीएसटी, उस सब की बातें हो रही हैं, उस पर अभी आप कोई राय रखते हैं क्या? देखिए, नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया। उससे ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे नौजवानों के श्रम का गलत बात है। अभी वहां प्रोग्राम तो सब सुन लो, सुन लो, आए रहे तुम्हारे पास, आए रहे में बाद में बोलिएगा, हम आए रहे तुम्हारे पास, सुन लो। हाँ, ट्रेनिंग करने के बाद उनके श्रम का वाजिब मूल्य मिलने लगा, और जिन बच्चों ने रोजगार करना चाहा, मुद्रा योजना के तहत उनको लोन मिला। अगर सरकारी नौकरी बेरोजगारी का विकल्प है तो ये कभी संभव नहीं है। हाँ भाई, मुद्रा में कीका लोन मिला है, मुद्रा में कीका लोन मिला है। आ जाओ, टोपी पहन के आओ ना। मेरा क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी से है कि अगर ये लोग कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के यहाँ जो 281 करोड़ रुपए बरामद हुआ, 1,58,00,000 उनके यहाँ कैसे मिल गया? अच्छा, अगर चोर प्रधानमंत्री के यहाँ मिलना चाहिए था, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ क्यों मिला? ये बताएं ये लोग जी। ये सब प्लांट किए गए हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का एक भी इनको इज्जत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके आते हैं और ठोक के टेबल कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आरबीआई के 2 गवर्नर इस्तीफा दे देते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर को रातों रात निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि राफेल जो आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले को प्रधानमंत्री को जांच करी जा रही थी, प्रधानमंत्री की जांच। डीबीपी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का कोई मतलब नहीं रह गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहुल जी क्यों कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, जोश में बोल दिया? वो आचार संहिता का उल्लंघन था, इसलिए बोला, चौके वही डिफेमेशन का है। लेकिन जो सच है वो ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय दोषी है। सबसे बड़ा भारत देश में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ अगर समझौता हुआ है, तो राफेल डील है आज वो। राजीव गुप्ता जी इधर आ जाओ, कैमरा इधर लियो। राजीव गुप्ता जी, कैमरा इधर लियो, आ जाओ। राजीव गुप्ता जी, आपने इन सबको सुना, और आपने खुद को भी सुना होगा कभी। ये बताइए कि ये जो बातें लोग कह रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। शोर इधर से हो रहा है, कभी शोर उधर से हो रहा है, कभी कोई इनके साथ है, कभी कोई उनके साथ है। समझ में नहीं आ रहा कि समस्या है भी कि नहीं। ये कहते हैं समस्या नहीं है, वो कहते हैं समस्या का अंबाल लगा हुआ है। और आप क्या कहते हैं? मैं तो अवसर का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। हाँ। अब आप बहुत देर बाद आए हैं। हाँ। थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। नहीं, देखिए कुछ बातें हैं, इनका जवाब आपको लेना पड़ेगा। हाँ। और उनको देना पड़ेगा। हाँ। और समस्याएं इतनी ज्यादा है कि जिसका जवाब दे नहीं पाएंगे वो। मैं बहुत छोटी समस्या रखता हूँ। आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आज किसान का को मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है? आज व्यापारी यहाँ दर भटक रहा है। मुद्रा योजना कहते हैं, किसको लोन मिला? यहाँ एक हाथ उठाकर किसी ने कहा मुद्रा योजना मिला? आज यहाँ पे हालत ये है कि आम व्यापारी को, छोटे व्यापारी को लोन नहीं मिलता है, जीएसटी से परेशान है। आज वहाँ देहात में जो है किसान मजबूर है 12 रुपए चावल बेचने में, यहाँ शहर में उसका रेट 18 चल रहा है। जामी साहब, क्या लगता है आपको? चले, मैं अब एक अलग सी बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग चुनाव जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आने वाले समय में वक्त के हिसाब से भी तय किया जाएगा। आपको तो सीधा कहना चाहिए बहन मायावती जी। वक्त के हिसाब से बहन मायावती जी अगर रहेंगी, 72 पार है गठबंधन, तो मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी। सर, मैंने यहाँ पे ये महसूस किया कि जो किसानों की समस्या है वो जरा अहम है, क्योंकि इस इलाके में ये बहुत हरियाला इलाका था। यहाँ पे मतलब आप देखिए कि आदमी कहीं पर भी कुछ बो देता था तो फसल उगती थी, और बहुत ही, क्योंकि आप घाघरा का क्षेत्र वगैरह देखते हैं तो चावल अच्छा हो जाता है, पानी आपको अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर आपकी नहरें इतनी है यहाँ पर जिनसे आप जो है इरिगेशन कर सकते हैं। ये पूरा इलाका बहुत खूबसूरत और खेती के लिए और किसानों के लिए ये एक तरह से बहुत ही उनके लिए
मुफीद भी है और जीवन देने वाला इलाका है, लेकिन किसान यहां पर बहुत मायूस सा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की उपज का मूल्य अच्छा मिले, इसके लिए लागत मूल्य से 1.5 गुना एमएसपी घोषित की। कभी 40-50 रुपए से ज्यादा की एमएसपी नहीं बढ़ती थी। इस बार एक बार में 200 रुपए एक मुश्त और 20 रुपए बोनस के रूप में हमने एमएसपी केवल धान की बढ़ाई। 14 फसलों की एमएसपी हमने बढ़ाई और उनका लागत मूल्य निकाला, उसका 1.5 गुना कम से कम उनको देने का काम किया। सर, ये जो इन्होंने बात कही, ये कह रहे हैं कि लागत से 1.5 गुना हमने कीमत दे दी, क्या सही है? देखिए, लागत को 1.5 गुना जो किया है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो हमारी 10 साल पहले कांग्रेस में पेंडिंग पड़ी रही, उसको किसी ने तो हाथ नहीं लगाया। इन लोगों ने लगाया भी तो इस तरीके से लगाया है कि हमारा C2 नहीं लागू किया, मतलब हमारी जो खेती है या हमारा जो श्रम है उसको न जोड़ करके अपने फार्मों पर जहां पर इनकी सारी मशीनरी काम कर रही है वहां पर जोड़ करके ये कहते हैं 2 गुना किया। आप बता दो, खाद हमारी आमदनी 2022 तक 2 गुना करोगे, आप खाद का दाम 10 मिनट के अंदर आपने 1.5 गुना कर दिया। बिजली का दाम 63% बढ़ा दिया, ट्यूबवेल बिजली के ट्यूबवेल का बिल 63% केवल एक दशक से बढ़ गया। अब आप बता दो कि खेती का कैसे आमदनी दुगुना होगी? ये वाकई हरगोविंद सिंह जी, हम देखते हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये इनके सॉफ्टवेयर इतने महंगे आ जाते हैं, इस पे कोई सवाल नहीं करता कि यार ये 2,500 का इस सॉफ्टवेयर में क्या है, इस मोबाइल में 15,000 का क्या है, ये लैपटॉप 80,000 का क्या है। लेकिन किसान की आमदनी 1 रुपए 2 रुपए बढ़ती है तो लोगों के दर्द क्यों होने लगता है? लोगों का दर्द न हो इसीलिए हमने बताया है कि किसानों का उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा। लागत मूल्य का 1.5 गुना करने का काम हम लोगों ने किया है। 5 साल में नहीं, 2022 तक हमने उनको उनके लाभ को दुगना करने की बात की है। और 2022 आप ये जान लीजिए क्यों कहा गया है, ये आप 2019 की बात मत करिए, 2022 में हम 75वीं वर्षगांठ बनाएंगे, इसलिए हमने उसको माइलस्टोन के रूप में लिया। अरे तो आप 2019 में 2022 की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ सुफियान साहब, ये बताइए, जो अभी ये जो जितनी चर्चाएं हुई हैं उसमें आपको कुछ लगा कि हमारे प्रोग्राम में कुछ बात निकल के आई भी है कि बस हमने ये शोर शराबा ही किया है? नहीं, बिल्कुल निकल के आई है। और जहां तक यहाँ पर हम लोगों की ओपिनियन का सवाल है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। आज किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, इन तीनों तबकों ने भारतीय जनता पार्टी को दोनों हाथ से वोट देकर इनकी सरकार बनवाई थी। आज किसानों की अगर हालात देख लीजिए आप, तो यहाँ पर 2 चीनी मिलें हैं, जो एक बुड़बल और एक बाराबंकी की शुगर मिल, दोनों बंद है। इनके मुख्यमंत्री ने आकर के घोषणा की थी कि हम बुड़बल शुगर मिल खुलवाएंगे, अभी तक नहीं खुली। किसानों की जहां तक बात है, इन लोगों ने किसानों को मूर्ख बनाने की इंतहा खत्म कर दी। इन्होंने 15, 20, 25 रुपए के चेक किसानों को भेज के उनका मजाक, उनकी गरीबी का मजाक बनाया। इनके टाइम में खाद महंगी हुई, इनके टाइम में सिंचाई की व्यवस्था गड़बड़ाई। ये आज किस मुंह से बात करते हैं? और रही बात गठबंधन की, तो जो रामसागर रावत यहाँ के प्रत्याशी बनाए गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 4 बार के सांसद जनपद बाराबंकी के क्षेत्र के लोग अभी तक उनको पहचानते तक नहीं है। जो 4 बार का सांसद रहा, उनको क्षेत्र की जनता पहचाने ना, ये अपने आप में खुद बता सकता है कि उनकी स्थिति क्या होगी। और बहुजन समाज पार्टी की जहां तक बात है, मैं बीएसपी के बारे में बता सकता हूं कि आज गौतम समाज का वोट बड़ी तादाद में माननीय पीएल पुनिया जी को जा रहा है और पीएल पुनिया जी भारी मोहम्मद से चुनाव जीतते हैं। आई उधर से इनका, अरे बैलेंस नहीं करना क्या भैया? आएंगे आप पे, आखिर में आएंगे। जी एक सवाल। हाँ, इतनी देर से सब लोग बात कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले आजम खान ने वहाँ की प्रत्याशी पर एक यहाँ का बात कीजिए यार, उसके बारे में सब बोल चुके हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने एक भी टिप्पणी नहीं की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी ने कोई टिप्पणी नहीं की। पीएल पुनिया जी ने प्रियंका गांधी की बात की, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं किया। क्या महिलाएं इस देश में वोट नहीं करेंगी? क्या वो सरकार नहीं चुनेंगी? आपके किसी भी नेता ने एक भी बयान दिया हो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के? तो आप बताइए, इनसे पूछे सवाल। यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं, हमारी सुरक्षा के लिए ही होंगे, नहीं तो मैं इनसे सवाल करता कि यहाँ महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है। पुनिया साहब, जो बात हो रही है, जैसे जिस तरह की बातें हो रही हैं कि चुनाव के बाद शायद ऐसा मौका आए कि सबको साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ जाए, तो ये दूरी पट सकती है क्या? अब वो केंद्र नेतृत्व के ऊपर है।
जैसा वो फैसला करेंगे, क्योंकि हमें हमारे फैसले वही करते हैं, केंद्र नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो अपना फैसला करेंगे और जैसा वो फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा। बस मैं आखिर में अब सबके पास आ रहा हूं, छोटा छोटा सा बिल्कुल है। पटेल साहब, आपको अगर जो नया सांसद आपको चुनना पड़े तो आप उसमें क्या देखेंगे? बहुत छोटा सा बताइए। देखिए, हमारे जितने उपज हैं, चाहे दूध से लेकर के अनाज तक की, फल सब्जी, इनके जब तक की छोटे छोटे उद्योग नहीं लगाए जाएंगे और इनके एक्सपोर्ट की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक इस देश के किसानों की माली हालत सुधरने वाली नहीं। आज 18 रुपए लीटर दूध बिक रहा, यहाँ उपभोक्ता को 55 रुपए लीटर दूध बिक रहा। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार की कंपनियां हैं, पराग 18 रुपए लीटर दूध खरीद करके 55 रुपए दूध बेच रही है। ये बिचौलिए लेकिन सवाल तो इस बात का भी है कि इस देश में सिर्फ 18 अरब लीटर दूध पैदा होता है और इस्तेमाल 64 अरब लीटर कैसे हो जाता है? वो बाकी का दूध कहां से आ रहा है जो यहाँ पैदा ही नहीं हो रहा है? रावत साहब, उपेंद्र रावत साहब जो है वो प्रियंका जी से कितने बेहतर हैं और क्यों बेहतर हैं? और जब मैं प्रियंका जी कह रहा हूं तो मैं प्रियंका रावत कह रहा हूं। उपेंद्र रावत जी हमारे सम्मानित विधायक हैं जैतपुर से, बहुत मिलनसार और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनकी लोकप्रियता को देख करके, उनका सर्वे करा करके कि लोकसभा में कौन हमारा प्रत्याशी बेहतर बैठेगा, उन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद पार्टी ने उपेंद्र रावत जी को यहां से प्रत्याशी घोषित किया है और बाराबंकी की जनता उन्हें हाथों हाथ दे रही है। निश्चित रूप से बड़ी जीत की ओर उपेंद्र रावत जी चल रहे हैं। 2.5 से 3 लाख मतों से उपेंद्र रावत जी यहां से भाजपा का परचम लहराने वाले हैं। पुनिया साहब, तनुज पुनिया साहब, पीएल पुनिया साहब के साहबजादे हैं, तो आप अपने नाम पर वोट मांगेंगे या अपने वालिद साहब के काम पर वोट मांगेंगे? सबसे पहले तो कांग्रेस की नीतियों के ऊपर वोट मांगेंगे, दूसरा जो मेरे पिताजी ने काम करवाए उस पे वोट मांगेंगे और तीसरा अपनी जो मैं मेहनत कर रहा हूं पिछले कई सालों से, उस मेहनत पे वोट मांगेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब क्या वादा कर रहे हैं? देखिए, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। हमारे जो सांसद 4 बार रह चुके हैं, आप 23 तारीख को देख लीजिएगा कि वो फिर से सांसद मौजूद होंगे यहाँ पर और हमारी पार्टी जिस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति को चेहरे पे मुस्कान लाना चाहती है, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, उन सब चीजों में जो बेसिक चीजें हैं उस पर ध्यान देकर के हम लोग पूरी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। कुंवर जामी साहब, बहन मायावती जी कितना साथ देंगी समाजवादी पार्टी का और कब तक साथ देंगी? देखिए, गठबंधन आने वाले विधानसभा और आगे तक चलेगा गठबंधन, और 2019 में देश की प्रधानमंत्री मायावती जी होंगी इस गठबंधन की तरफ से। चलिए, इन्होंने मायावती जी के प्रधानमंत्री होने का ऐलान कर दिया। राजीव गुप्ता जी, आपको क्या लगता है जो नई संसद बनेगी उसमें आपके लोगों की आवाज, आपका जो भी नुमाइंदा होगा वो पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा? देखिए, साफ सी बात है, ये आपके जो चुनाव है, आपके लिए बदलाव का चुनाव है। आपके लिए सरकार बदलेगी और वो सरकार आएगी जो सरकार व्यापारियों के, किसानों के लिए साथ में देश को बढ़ाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम के बाद आप में से किसी ना किसी को ये शिकायत जरूर रहेगी कि तहसीन मुनव्वर ने मुझसे सवाल नहीं पूछा। आप खुद सोचिए, इतने सारे लोगों में अगर एक सवाल पूछूं तो मुझे 24 घंटे चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि बाराबंकी का मूड, बाराबंकी के लोगों की सोच, बाराबंकी हल्के के लोगों की सोच, यहाँ के रहनुमाओं की सोच न सिर्फ बाराबंकी बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और 100 से ज्यादा मुल्कों में जहां हमारा चैनल न्यूज 18 उर्दू देखा जाता है, वहां तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। उनका जो काम है, जैसे मैंने शुरू में कहा, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे सियासी जंग यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया।